नमस्कार दोस्तों, कहानी इंट्रूडर इन माय माइंड के पार्ट 1 में आपने सुना कैसे जोमिन कब्र में बंद हुआ और अब आगे शैतानी आत्मा साशा उससे क्या क्या करवाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी इंट्रूडर इन माय माइंड का पार्ट 2। खरोंचने की आवाज मेरे ताबूत के और पास आती जा रही थी। अब मुझे अपने किडनैपर की बात पे यकीन हो गया था। मेरा ताबूत उस जादूगरनी साशा की कब्र के ऊपर था। ये सोचते ही डर की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। धीरे धीरे खरोंचने की आवाज मेरे ताबूत के और करीब आ रही थी। कुछ ठंडी बूंदों का एहसास हुआ मुझे अपने माथे पर, जैसे किसी कंकाल के हाथों ने मुझे छुआ और मेरे सामने का अंधेरा किसी लाल रोशनी में बदल गया। मेरी आंखों के आगे जैसे एक पिक्चर चल रही थी। साशा मुझे अपनी ताकत से क्या दिखाना चाहती थी। मैंने देखा एक औरत, उसके लंबे काले बाल, लंबा काला कोट पहने जंगल की ओर जा रही है। एक रस्सी है उसके हाथ में जो किसी बड़ी बोरी को खींच रही है, पर उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई भारी बोरी खींच रही है। वो एक ऐसी जगह पर आकर रुकी जहां कोई पेड़ नहीं है। पत्थरों के पिलर ने रिंग बना रखी है। वहां उसके ठीक बीच में एक पत्थर की स्लैब पर उसने वो बोरी रख दी। उसमें से बच्चे के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। किसी तरह से उस बोरी में से बच्चे का छोटा सा हाथ निकला और साशा के हाथ में मैंने खंजर देखा। उसने जैसे ही खंजर हाथ में उठाया, मेरी आंखों के आगे फिर अंधेरा छा गया। सब धुंधला हो गया। फिर से अंधेरा छटा और फिर एक पिक्चर नजर आई। इस बार वही साशा एक लकड़ी के घर के आगे खड़ी थी। घर के पीछे एक नदी बह रही थी और साशा के आगे बहुत सारे लोग उस पर चिल्ला रहे थे। फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में टॉर्च पकड़े साशा पर आरोप लगा रहे थे कि वो एक चुड़ैल है और उसने इनके गांव को शापित कर दिया है। साशा बहुत कोशिश कर रही थी सबको समझाने की, पर जब उसे लगा कि उसके समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो अपने असली रूप में आ गई। उसने अपने कंधे झटके और शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को ऊपर किया, मानो अपना खौफनाक जादू बिखेर रही हो। उसके एक इशारे पे नदी का पानी तूफान बनकर उठा और उन लोगों की भीड़ पर जा गिरा जैसे कोई बादल फटा हो। जब नदी का पानी वापस अपनी जगह में आया तो सभी लोग या तो मर चुके थे या कीचड़ में धंस चुके थे। अचानक मेरी आंखें फिर धुंधली हो गई, पर कुछ ही पलों के बाद मैंने फिर देखा साशा को लोहे की जंजीरों में बांधकर एक बहुत गहरे गड्ढे में लिटाया हुआ है। अघोरी कब्र के बाहर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे।
और बाकी सभी लोग कब्र में मिट्टी डालकर उसे ढक रहे थे। साशा लगातार चिल्लाई जा रही थी, लगातार सबको श्राप दिए जा रही थी। आसपास का माहौल इतना डरावना था मानो पेड़ भी थर थर कांप रहे हों। जल्द ही साशा की चीखें शांत हो गईं। अब वो पूरी तरीके से मिट्टी में ढकी जा चुकी थी, जिंदा दफन किए जा चुकी थी। जितनी देर वो डायन मुझे ये सब दृश्य दिखा रही थी, मेरी सांस रुकी हुई थी। अचानक वो दृश्य मेरे आगे से हटा और मैं फिर अपने अंधेरे में वापस आ गया। मैंने अपनी हाफती हुई सांसों को नॉर्मल किया। खरोंचने की आवाज अब और करीब हो गई थी। साशा अब लोहे की जंजीरों से आजाद हो गई थी और मिट्टी खोदकर ऊपर आ रही थी, मेरी तरफ, मेरे पास। शायद वो किसी तरह जिंदा बच गई थी, या मौत उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। जो भी था वो आ रही थी मेरे करीब, और मैं कुछ नहीं कर सकता था उसे रोकने के लिए। डरो मत, हम दोनों के लिए यहाँ बहुत जगह है। दहशत में मैं अपने पैरों को ताबूत पर मारने लगा। मैं चिल्लाने लगा। वो डर मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। खरोंचने की आवाज अब बस कुछ ही फीट दूर थी। मुझे अपनी चीखों से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। तभी कुछ और भी सुनाई देने लगा। अब मेरे ताबूत के ऊपर से भी एक आवाज आ रही थी। मैंने शांत होकर ध्यान से सुना तो वो ऐसी आवाज थी मानो दो लोहे के सरिये आपस में टकरा रहे हों। जानी पहचानी सी लग रही थी आवाज, पर श्योरिटी से कुछ नहीं बोल सकता। शायद साशा डायन ने भी सुन ली होगी, क्योंकि अब उसकी खरोंचने की आवाज बंद हो गई थी। डायन का ध्यान भी ऊपर से आ रही आवाजों की ओर चला गया था। ताबूत के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे साशा गुस्सा हो रही है और अपने गुस्से की आग से ताबूत और मुझे दोनों को जला देगी। बहुत देर से आए वो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और खरोंचने की आवाज फिर शुरू। ताबूत के ऊपर की मिट्टी अब हटाई जा रही थी। मेरे किडनैपर्स वापस आ गए थे। वो जितनी तेजी से ऊपर की मिट्टी हटा रहे थे, उतनी ही तेजी से नीचे से खरोंचने की आवाज आ रही थी। अब देखना यह था कि मैं पहले किसको मिलता हूं। अचानक सर के नीचे एक धक्का महसूस हुआ। साशा डायन अब मेरे ताबूत तक आ गई थी। उसकी उंगलियों का मेरे ताबूत की लकड़ी को खरोंचना, उसका इतना नजदीक आना मानो मैं उसकी सांसें सुन रहा हूं। उसकी खुशी का एहसास हो रहा था मुझे। मेरे किडनैपर्स भी मेरे करीब थे। वो मुझे आजाद कराने को और डायन मुझे हमेशा के लिए अपने वश में करने को। डायन गुस्से से चिल्लाई और तेजी से मेरे ताबूत को खरोंचना शुरू कर दिया। इतने में मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गया। ताबूत के अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि मुझे अपने शरीर पर जलन महसूस होने लगी थी। जैसे ही डायन ने ताबूत की लकड़ी का हिस्सा तोड़ा, मेरा सर नीचे की तरफ झटका। मैंने फौरन अपना सर ऊपर कर लिया। साशा का हाथ गलती से भी मुझे छूना नहीं चाहिए। जैसे ही लोहे का खुरपा मेरे ताबूत के ढक्कन पर लगा, वैसे ही नीचे का एक और लकड़ी का पट्टा डायन ने निकाल फेंका। बहुत देर हो गई है। जैसे ही तीसरा बोर्ड निकला, साशा की कंकाल उंगलियों ने मेरा सिर पकड़ लिया। बर्फ की तरह ठंडी उंगलियां मेरे माथे को जला रही थी।
उस जकड़न में मुझे साशा की खुशी साफ महसूस हो रही थी। उसकी कंकाल उंगलियां मेरे सर में धंसती जा रही थीं। डायन खुशी से हंस रही थी। वो जीत गई थी, पर नहीं। उसकी खुशी की हंसी एक हार की चीख में बदल गई। मैं खुद को आंख बंद करके डायन के हवाले कर चुका था कि अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और मैंने अपने किडनैपर्स को अपने सामने देखा। साशा का कोई नामो निशान नहीं था। मैं एक बार फिर अपने ताबूत में अकेला था। बाहर खड़े एक आदमी ने मुझे खींचकर ताबूत से बाहर निकाला और ठंडी घास पर लिटा दिया। अपने किडनैपर्स को देखकर कभी किसी को इतनी खुशी नहीं मिली होगी जो उस वक्त मुझे मिली। मेरे पापा ने मेरे बदले अपनी सारी डीलिंग्स और काम दूसरी पार्टी को दे दिया और मैं फिजिकली ठीक था। सिर्फ स्किन पर कुछ लाल निशान थे, पर वैसे सब ठीक। सिर्फ फिजिकली सब ठीक, पर मेंटली बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिनों बाद मुझे अपने दिमाग के पिछले हिस्से पर फिर सुनाई दी वही सेम आवाज खरोंचने की, और इस बार वो डायन मिट्टी नहीं, मेरी खोपड़ी खरोंच रही थी। तो दोस्तों, वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पर क्या आपको लगता है जोमिन के लिए भी हानिकारक है? जोमिन के लिए क्या जरूरी है, खरोंचने की आवाज या शराब? इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना ना भूलिएगा। राधे राधे।